everyone, welcome back to Magnet Brains. मैं हूँ स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम क्लास 6 to class 8, जहाँ पे all the teachers are here for you, जो आपको सारे subjects SST, Science, Maths, English, Sanskrit, Hindi, every subject has been completed. All you have to do is you have to visit the videos. आपको मेहनत करनी है क्योंकि हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, आपको अपनी तरफ से 100% देना है. And remember, together we can win. Together we'll get great marks. Yes. So on this note, we are going to start with the question answers of the 11th unit of our book. The name of the chapter is The Little Mechanic, which is based on Isaac Newton. Now, the first question that we have here is, what high hopes did Isaac's grandmother have for her grandson's future? What hopes did the neighbors have? अब इसैक जो था वो बचपन से ही जो थे वो काफ़ी क्रिएटिव थे, वो नए नए इन्वेंशंस करते थे, तो लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी. तो उनके ग्रैंडमदर को क्या लगता था उनका बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, उनके जो नेबर्स थे उनको क्या लगता था वो बताना है हमें. So Isaac's grandmother thought that Isaac would be an excellent workman when he grew up. उन्हें लगता था वो एक बहुत ही बेहतरीन वर्कमैन बनेगा, मतलब वो जो भी काम करेगा बहुत अच्छा करेगा. She was sure that he would do well in the world. उनको पक्का पता था कि वो अपनी लाइफ के साथ कुछ बहुत अच्छा करेगा इस दुनिया में. Some of her neighbors may have thought that Isaac would make beautiful furniture. कुछ neighbors को लगता था कि Isaac जो है एक बहुत अच्छा कारपेंटर बनेगा, बहुत अच्छे फर्नीचर बनाएगा वो. Some may have thought that he would become an architect who would build great mansions and churches with tall steeples. कुछ लोगों को लगता था वो एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बनेगा जो बहुत बड़े बड़े मेंशंस बनाएगा और चर्चेस बनाएगा जिनमें बहुत बड़े बड़े स्टीपल्स होंगे, मतलब टावर्स होंगे जैसा कभी लोगों ने देखा नहीं होगा. Yet others may have thought that he would become a clockmaker when he grew up. और कुछ लोगों को लगता था कि बड़े होके वो एक क्लॉक मेकर बनेगा. Why? Because he was good in mechanics and mathematics. So आपको क्या रखना है, उसकी ग्रैंडमदर के हिसाब से आपको याद रखना है कि वो एक बहुत अच्छा वर्कमैन बनेगा. Whatever he'll do, he'll really do good in the world. सेकेंड, नेबर्स को लगता था कि वो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बनेगा या बहुत अच्छा जो है वो फर्नीचर बनाएगा, और कुछ लोगों को लगता था वो बहुत अच्छा क्लॉक मेकर बनेगा. ओके, नेक्स्ट है, हाउ कुड Isaac's grandmother tell the time of day whether it was bright or cloudy? अब Isaac की जो ग्रैंडमदर थी उनके पास, उनको Isaac ने दो इन्वेंशंस करके दिए थे. एक था सनडायल और एक था एक क्लॉक जो कि वाटर ड्रॉप्स के ऊपर बेस्ड था. So Isaac had made a sundial which could tell the time when it was bright and sunny. उन्होंने एक sundial बनाया था जो कि टाइम बता सकता था जब धूप हो, ब्राइट हो, सनी हो. He had also made a clock which was set to work by the dropping of water. उन्होंने एक और क्लॉक बनाई थी जो पानी के टपकने से, पानी की बूंदों के टपकने से जो था उस पे उस पर्टिकुलर बेसिस पे काम करता था. The sundial and the water clock helped his grandmother tell the time whether it was bright or cloudy. तो ये जो sundial था और ये जो water clock था, ये जो दो इक्विपमेंट्स थे वो उनको बताते थे टाइम, चाहे सनी हो चाहे क्लाउडी हो, उनको हमेशा टाइम पता होता था कितना बज रहा है. नेक्स्ट इज दैट अनसीन, इनकॉन्स्टेंट एंड अनगवर्नेबल वंडर. What is this wonder? किसके बारे में बात कर रहे हैं? अनसीन, इनकॉन्स्टेंट एंड अनगवर्नेबल. हम बात कर रहे हैं विंड के बारे में. द विंड इज द वंडर रेफर्ड टू हियर. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाई इज इट कॉल्ड इनकॉन्स्टेंट एंड अनगवर्नेबल? इसको इनकॉन्स्टेंट और अनगवर्नेबल क्यों कहा गया है? The wind has been called inconstant because the wind keeps changing both speed and direction. अब इसको inconstant इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कभी constant होती ही नहीं है, उसकी speed और direction वो पूरे टाइम change करती रहती है. It can blow however it likes, gently as breeze or strongly as a storm. अब वो जैसे चाहे वैसे जो है बह सकती है. Gently as breeze, एक हल्की सी हवा के हिसाब से, या तो चाहे तो वो storm के जैसे एकदम powerfully बह सकती है. It is ungovernable because no one can control the wind. अब ये इसको ungovernable क्यों कहा गया है? Because nobody could govern it, nobody can control the wind. Understood? Next देखते हैं क्या है. What did Isaac make it do? How? Isaac ने wind से क्या किया? Isaac made the wind tell him the measure of its strength. Isaac ने wind से उसकी ताकत का हिसाब लगाया.
इसैक मेड द विंड टेल हिम, उसने विंड को मतलब फोर्स किया कि मुझे बताओ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है। कैसे किया? ही डिड दिस बाय जंपिंग अगेंस्ट द विंड, वो विंड के जैसे विंड अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो इस डायरेक्शन में जंप करता था। बाय द लेंथ ऑफ हिज जंप, और उसकी जंप कितनी दूर तक जा रही है, उस लेंथ ऑफ हिज जंप ही कुड कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द विंड, उसकी लेंथ ऑफ द जंप से वो विंड का फोर्स कैलकुलेट कर पाता था। ओके, What kind of a windmill did Isaac build? Did it actually work? How can you tell? अब इसैक ने किस तरीके का विंडमिल बनाया था, क्या उसने एक्चुअली वो वर्क करता था उसका जो विंडमिल था? हाउ कैन यू टेल दैट? तो इसैक बिल्ट अ स्मॉल मॉडल विंडमिल, उसने एक स्मॉल मॉडल बनाया था विंडमिल का। इट वॉज कंप्लीट इन इट्स पार्ट्स एंड मशीनरी, उसमें सारे पार्ट्स लगे थे और उसकी मशीनरी भी कंप्लीट थी। It had little linen sails that whirled around when there was a wind. उसमें जो है कपड़े के little sails थे जो कि घूमते थे जैसे ही हवा चलती थी। We know that the model windmill really worked because if wheat was put into the little hopper of the windmill, it would be converted into flour. अब हमें पता है कि विंडमिल वाकई वर्क करता था। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा भी गेहूं जो है, वीट है, वो उसके हॉपर में रख दिया जाता था तो जब वो घूमता था तो वो पूरा उस वीट को फ्लावर में कन्वर्ट कर देता था। As a boy, Isaac had discovered the mechanism of a windmill. As a man, he explained to his fellow human beings the complex mechanism of the universe. How did Isaac Newton study the mechanism of the universe? उसने पूरे यूनिवर्स का मैकेनिज्म कैसे स्टडी किया? Isaac studied the mechanism of the universe by reading books on mathematics and natural philosophy. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, by reading books on mathematics and natural philosophy, वो ये सारी बुक्स पढ़ते थे जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा नॉलेज जो है इम्पार्ट हुआ। He also thought deeply about different things. For example, he gazed curiously at stars and wondered about their nature, distance and power. वो जो है चीज़ों को बहुत डीपली और अलग अंदाज में देखा करते थे, जैसे कि वो क्यूरियसली देखते थे स्टार्स को ये जानने के लिए, और वो वंडर करते थे कि उनका नेचर कैसा है, उनका डिस्टेंस कितना है और उनमें कितनी पावर है। तो ये सारी चीज़ें सोचा करते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which discoveries by Isaac Newton does the text mention? तो टेक्स्ट में हमें उसने कुछ डिस्कवरीज मेंशन किए, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी मेंशन किया उन्होंने, सन डायल मेंशन किया है, नेचर ऑफ लाइट मेंशन किया है। तो द टेक्स्ट मेंशंस दैट Isaac was the first to find out the nature of light. पहली चीज क्या उन्होंने डिस्कवर की थी? नेचर ऑफ लाइट। He discovered the force of gravitation. दूसरी चीज क्या थी? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। प्लस all the laws, he figured all the laws by which planets were guided through the sky. Planets sky में एक ही ऑर्बिट में कैसे रिवॉल्व होते हैं, इसके लॉज को भी उन्होंने स्टडी किया था। So nature of light, law of gravitation and all the laws by which planets were guided through the sky. Next question is, I seem to myself like a child playing on the seashore and picking up here and there a curious shell or a pretty pebble, with the boundless ocean of truth lies undiscovered before me. मुझे लगता है कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ जो सी शोर के पास खेल रहा हूँ, कभी मुझे कुछ पेबल मिल जाता है, कभी मुझे स्टोन मिल जाता है, बट मुझे जानना है, अभी मेरे पास बहुत कुछ है देखने के लिए, क्योंकि जो ये ओशन है ये तो इन सारी चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है। In this statement, the sea or the ocean has been compared to truth. मतलब ये जो सी है वो बता रहे हैं एक्सट्रीम नॉलेज, एक्सट्रीम ट्रुथ, जिसके बारे में हमें अभी नहीं पता है। What has been represented as a curious shell or a pretty pebble. तो यहाँ पे जो curious shell और pretty pebble मतलब ये सब क्या है? In this statement, the discoveries that Isaac Newton made or the laws and mechanisms which he understood have been represented as a curious shell or a pretty pebble. मतलब ये जो छोटी छोटी डिस्कवरीज उन्होंने की, थोड़े छोटे इन्वेंशंस किए हैं, उनके हिसाब से वो छोटे स्टोन्स और प्रिटी पेबल हैं, जबकि समुद्र जो है वो भरा हुआ है नॉलेज से, उनके पास तो बहुत कम नॉलेज है। So in this statement again I'm telling you the discoveries that Isaac Newton made and the laws और mechanism जो उन्होंने समझे हैं उन्हीं को represent किया है pretty pebble से और curious shell से।
These discoveries have been called curious and pretty because they are wonderful and interesting. अब इन discoveries को उन्होंने curious कहा है, pretty कहा है, क्योंकि इसने हमारी लाइफ को बहुत easy कर दिया है. They are wonderful and interesting. They have been compared to shells and pebbles because although they were very important in themselves, they were very small compared to the vast ocean of truth. अब इनको जो है छोटे छोटे शेल और पेबल से इसीलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि दो ये डिस्कवरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपेयर टू द नॉलेज लाइक द कोर नॉलेज जो ओशन जितना बड़ा है उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है. द मैनी थिंग्स विच इसैक हैड नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज भी हमें समझ नहीं आती, हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है. सो दैट इज वाई ही इज सेइंग कि जो नॉलेज उन्हें मिला है वो तो बहुत कम है कंपेयर टू व्हाट द नॉलेज इज एक्चुअली ऑल अबाउट. Why do you think Isaac Newton saw himself as a child in this image? उन्होंने अपने आप को एक बच्चे से कंपेयर क्यों किया है? Isaac saw himself as a child in this image because he felt as small, curious, wondering and excited and as inexperienced as a child compared to the vast ocean of truth that guides our universe. इसैक ने अपने आप को एक चाइल्ड से इसीलिए कंपेयर किया है क्योंकि वो अपने आप को एक बच्चे की तरह छोटा, क्यूरियस, वंडरिंग, एक्साइटेड और इनएक्सपीरियंस समझते हैं इन कंपैरिजन टू द वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज, वास्ट ओशन ऑफ ट्रुथ. उन्हें तो थोड़ा ही पता है, तो वो बहुत क्यूरियस हैं, वो बहुत ज़्यादा वंडर करते हैं, वो छोटे हैं, वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इसीलिए वो अपने आप को एक चाइल्ड से कंपेयर कर रहे हैं. What feelings does the statement express? और ये जो कौन सी feelings हैं जो ये statement express करता है? This statement expresses wonder at the workings of the world. The many laws and truths that still lie undiscovered. ये जो एक स्टेटमेंट है ये एक्सप्रेस करता है कि किस तरीके से पूरा जो वर्ल्ड है उसकी वर्किंग कितनी डिफरेंट है. देयर आर सो मेनी लॉज, देयर आर सो मेनी ट्रुथ्स जो आज भी हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं. इट एक्सप्रेसेस क्यूरियोसिटी टू नो दीज ट्रुथ्स. और जब वो अपने आप को चाइल्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो एक तरीके से ये स्टेटमेंट बता रहा है कि कितनी क्यूरियोसिटी है आज भी हमारे अंदर डिफरेंट ट्रुथ्स को जानने के लिए. इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस हम्बलनेस. ये हम्बलनेस भी बता रहा है कि उनको कोई प्राउड नहीं है अपने ऊपर. इट शोज दैट Isaac Newton, far from feeling proud of his achievements, was wise enough to realize that there were still many things to be understood and discovered, and thus felt humble and small instead of feeling proud and important. Isaac Newton ने इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की, इतने नए नए लॉज को एक्सप्लेन किया एंड ऑल, बट स्टिल ही वॉज ऑलवेज हम्बल. उनके अंदर किसी भी तरीके का प्राइड नहीं था जिससे उन्हें लगे कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या क्यों, क्योंकि उनके लिए तो उन्हें थोड़ा ही पता है. नॉलेज अबंडेंट है, उन्हें तो बस थोड़ा बहुत नॉलेज है. तो दैट इज हाउ ही वॉज वेरी हम्बल एज वेल. अंडरस्टूड? नाउ the next question is match the sentences in A with what they tell us in B. So हम इसमें सीधे आंसर्स में जाएंगे. Little did she know that he was destined to explain many matters which had been a mystery since the beginning of time. ये चीज़ क्या बताती है? Even Isaac's mother could not have imagined how important a scientist he would go on to become. कि उनकी ग्रैंडमदर को भी नहीं पता था कि वो कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे बाद में. He had set a set of little tools and saws of various sizes that he had fashioned by himself. With the help of these, Isaac tried to make many curious objects. तो यहाँ वो बोल रहे हैं Isaac के पास अपने ही tools थे, उन्होंने अपने saws बनाए थे जिससे वो नई नई चीज़ें बनाया करते थे. इससे क्या पता चलता है? Even as a child, Isaac was he was totally skillful. He was talented and skillful. You can call it totally talented. Talented. He was totally talented and skillful. Next is, and his old grandmother was never weary of talking about her grandson. इससे हमें क्या पता चलता है? That she was too proud of him. Isaac's grandmother was very proud of her grandson. Isaac was in the habit of going there frequently and spending hours examining its various parts. यहाँ हम windmill की बात कर रहे हैं. इससे क्या पता चलता है? वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे. Isaac was greatly interested in new things and observed them patiently. वो नई चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड थे, उसको बहुत पेशेंटली ऑब्जर्व किया करते थे.
He was made a member of parliament and received the honor of knighthood. इससे क्या पता चलता है? Isaac Newton's country honored him in different ways. उन्होंने उसको अलग अलग तरीके से ऑनर किया था. ओके अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. दिस इज अ नॉन फिक्शन टेक्स्ट अबाउट अ फेमस साइंटिस्ट, अ बायोग्राफी. Which of these has the author used to make this text interesting? You can choose more than one answer. तो तुम्हें क्या लगता है कौन से वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो पूरा चैप्टर है इंटरेस्टिंग हो गया है? पहली चीज़, हम जब किसी भी साइंटिस्ट के चाइल्डहुड के बारे में जानते हैं तो हमें लगता है वाओ दिस इज सो इंटरेस्टिंग. एट द सेम टाइम यू नो इट हैज़ अबाउट हिज इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज. प्लस स्टोरीज ऑफ हिज गेम्स एंड टॉयज. वो किन चीज़ों से खेला करते थे, जैसे उन्हें विंड की स्ट्रेंथ पता लगानी थी तो इसने भी इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाया है. स्टोरीज टोल्ड बाय द साइंटिस्ट हिमसेल्फ. तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से कोई स्टोरी नहीं बनाई है. सो दीज आर द फर्स्ट थ्री ऑप्शंस आर द आंसर्स, राइट? So, stories from his scientist's childhood, stories of his games and toys. The author has included stories from Isaac Newton's childhood, like how he jumped against the wind to measure its strength. He has also included stories of his games and toys, such as the model windmill he made. Next है, in what order does the author present the story of Isaac Newton's life? How is this order particularly suitable for this kind of text? उन्होंने किस तरीके से इस मतलब ये जो स्टोरी है इसमें किस ऑर्डर में बताया है? पहले उन्होंने उसके बर्थ के बारे में बताया, उसके बाद जो है उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया, फिर उनकी बायोग्राफी के बारे में बताया. तो क्या ये बायोग्राफी के लिए तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है. तो हम क्या लिखेंगे? द टेक्स्ट बिगिंस विद Isaac Newton's birth. It then goes on to tell us more about his childhood, how talented and skillful he was even as a child. The text finally ends with a mention of some of the important discoveries made by Newton and some of the honors he received. This order is very suitable for the biography as it presents the facts of Newton's life in the order that they happened. तो यहाँ पे ये ऑर्डर इसलिए सही है क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुआ है. पहले उनकी बर्थ के बारे में बताया, फिर उनके चाइल्डहुड के बारे में बताया, फिर वो बड़े हुए उनके बारे में बताया, फिर उनकी डिस्कवरीज के बारे में बताया, फिर उनके लाइफ के अचीवमेंट्स के बारे में बताया. Beginning with his birth, going to his childhood, then his adulthood, and finally ending at a stage where he is established and recognized as a great scientist. It presents the events in the sequence in which they happened and thus gives the readers a clear idea of Newton's life. Next, let's carry on with the grammar part. What happens when the sentence is in the active voice is a question. There are, as you know, two kinds of question. The yes or no question. The yes or no question starts with the auxiliary verb in both active and passive voice. Like yes, I want to go, or example जैसे like, और एक होता है WH question, like what do you want, where are you going, उस तरीके के questions होते हैं. तो यहाँ पे active voice में जैसे question है who taught Isaac Newton, तो passive voice हो जाएगा by whom was Isaac Newton taught. Whom was Isaac Newton taught by. Now look at two more examples of WH questions. What did Isaac make? What was made by Isaac? Why did Isaac study the windmill? Passive windmill इसका passive हो जाएगा. Why was the windmill studied by Isaac? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप एक्टिव पैसिव का ग्रामर पार्ट देखना, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी. यहाँ पे आपको देखना है इन क्वेश्चन को हमने किस तरीके से लिखा है. हु सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं. हु वॉज दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय, या बाय हुम वॉज दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड. अब नेक्स्ट है आपके पास वाई इज दिनेश कुकिंग ब्रेकफास्ट टुडे, तो आप इसको क्या बोलोगे, वाई इज ब्रेकफास्ट बीइंग कुक्ड बाय दिनेश टुडे. आज दिनेश के द्वारा ब्रेकफास्ट क्यों बनाया जा रहा है. व्हाट चेंज डिड दे नोटिस इन हिम, व्हाट चेंज वाज नोटिस्ड इन हिम. विल द प्रिंसिपल एड्रेस द स्टूडेंट्स टुडे, विल द स्टूडेंट्स बी एड्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल टुडे. तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, वो एड्रेस करने का काम कर रहा है, किसको कर रहा है, स्टूडेंट को. तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो क्वेश्चन ही करना है ना, will the students be addressed by the principal today. Okay, next है when did the municipality demolish the old building.
तो अब हम यहाँ इसे when was यूज करना है, तो हम बोलेंगे when was the old building demolished by the municipality. Have the student decided on a date? अब हमें यूज करना है as decided on, तो हम बोलेंगे has a date been decided on by the students? Has a date been decided by the students? Understood? Next है was Priya answering your questions sincerely? तो आप इसमें क्या बोलोगे? Were your questions being sincerely answered by Priya? Were your questions being answered sincerely by Priya? Next is where on earth are the books my aunt lent me? क्या यूज करना है? Where on earth. तो आप बोलोगे where on earth are the books lent to me by my aunt? Okay? Next is read the responses and write suitable questions. Who dashed the radio by? I think it was invented by Macaroni. तो अब इसको तुम्हें क्वेश्चन बनाना है, तो आप क्या बोलोगे? Who was the radio invented by? रेडियो किसने बनाया था? How dash book dash? It's been divided into 3 sections each with 10 chapters. तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? How has the book been divided? बुक को कैसे डिवाइड किया गया है? नेक्स्ट इज डैश बिल्डिंग डैश, और आंसर क्या है अपने पास? आई एक्सपेक्ट इट टू बी कंप्लीटेड इन 2 years फ्रॉम नाउ. तो क्वेश्चन यही किया होगा ना कि ये जो बिल्डिंग है ये कब कंप्लीट होगा इसका कंस्ट्रक्शन, तो हम बोलेंगे व्हेन विल द बिल्डिंग बी कंप्लीटेड. क्वेश्चन आ जाएगा व्हेन विल द बिल्डिंग बी कंप्लीटेड. नेक्स्ट है डैश फिल्म डैश. आंसर है आई एम नॉट श्योर, परहैप्स इट वाज बैन बिकॉज ऑफ टू मच वायलेंस. तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि फिल्म बैन क्यों हो गई, तो आप बोलोगे व्हाई वाज द फिल्म बैंड. नेक्स्ट इज डैश म्यूजियम डैश. यस इट वाज इनॉग्रेटेड अ मंथ अगो. सो अब क्वेश्चन ये होना चाहिए क्या म्यूजियम जो है 1 महीने मतलब पहले ही इनॉग्रेट हुआ है? हैज द म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड अ मंथ अगो. अब यहाँ पे आप लिखो अ मंथ अगो, या तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हो या ये भी बोल सकते हो हैज द म्यूजियम रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड. रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड, तो आंसर हो जाएगा यस इट हैज बीन इनॉग्रेटेड अ मंथ अगो. Now next question is match the words from the text A with the correct antonyms in B. You may refer to a dictionary. अब यहाँ आपको antonyms करना है, तो ये रहे हमारे आंसर्स. क्यूरियस मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप क्यूरियस हो रहे हो उसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑर्डिनरी, कहीं कोई क्यूरियोसिटी नहीं है. इनकॉन्स्टेंट मतलब जो कभी जो है इनकॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? जो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब जो हमेशा चेंज हो रहा है, तो यहाँ इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनचेंजिंग. अनगवर्नेबल जिसे आप गवर्न नहीं कर सकते वो हो जाएगा कंट्रोलेबल. इंटरनल आउटर. शार्प अनइंटेलिजेंट, यहाँ पे शार्प का मतलब है इंटेलिजेंट, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनइंटेलिजेंट. फेमस का ऑपोजिट हो जाएगा अननोन. कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट हो जाएगा सिंपल. एंड बाउंडलेस का हो जाएगा लिमिटेड. Now, the next question is, rewrite each of these sentences adding the correct suffix from the box to the underlined word. अब जैसे आपके पास है every year we wait for the local carnival and anticipate a grand event. अब इसमें आपको क्या करना है? anticipate आपको यहाँ पे underline दिया हुआ है. अब आपको इसमें से सही तरीके का सफिक्स यूज करके सेंटेंस को चेंज करना है. तो हमने क्या किया? Every year we wait for the local carnival in anticipation of a grand event. Anticipate को हमने कर दिया anticipation और बोला in anticipation of a grand event. For this recipe, use only as many raisins as you can hold in your hand. तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? आपने क्या बोला? As you can hold in your hand की जगह आपने क्या बोला? For this recipe, use only a handful of raisins. पूरा जो ये जो आपने यूज किया था हैंड में आपने यूज किया है फुल. हैंडफुल ऑफ रेजिन्स का मतलब होता है एज मेनी एज यू कैन होल्ड इन योर हैंड. नेक्स्ट इज whatever we achieve at the tournament it will be because of our coach. तो यहाँ पे आप देखो अचीव का हम कर देंगे अचीवमेंट. whatever our achievement at the tournament it will be because of our coach. Next is
अल्पना डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स टू एवरीवन हु वाज हर नेबर। अल्पना ने हर इंसान को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करे जो उसका नेबर था। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेबर या एवरीवन हु वाज हर नेबर की जगह हम ले सकते हैं इन हर नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब एवरीबडी हु वाज देयर इन हर नेबर। तो आप इसको सिंपली क्या बोलोगे, अल्पना डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स टू एवरीवन इन हर नेबरहुड। नेबरहुड, राइट। A mere photo cannot capture how vast the ocean is. अब आप इसमें क्या बोलोगे, वास्ट में अपन ने नेस लगा दिया तो अपन ने बोला a mere photo cannot capture the vastness of the ocean. The vastness of the ocean. The strange picture had no caption and that made me more curious. तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, क्यूरियस का आप क्यूरियोसिटी कर दोगे। द स्ट्रेंज पिक्चर हैड नो कैप्शन एंड दैट इंक्रीज्ड माय क्यूरियोसिटी, और उसी से मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और इसी तरीके से मेरा चैप्टर भी खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू हैव गॉट नो डाउट्स। इफ यू हैव, यू कैन राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून विद another chapter. अभी हमारे पास इस पर्टिकुलर बुक में सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं. We have got a very interesting poem and then we have got a play written by William Shakespeare. So which we are going to cover in our next video. You can find all these videos on our website magnetbrains.com. Here you can just click on the class. सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, आपके पास टॉपिक्स आ जाएंगे. जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करोगे एंड आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. So that's it. Thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.